बिहार भर से आए पंचायत वार्ड सचिव आज बिहार की राजधानी पटना में जुटे और वहां पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया, पानी की बौछारों का भी इस्तेमाल किया उनको तितर-बितर करने के लिए। ये सभी लोग बीजेपी के दफ्तर के सामने इसलिए बैठे थे कि वहां पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी का एक संपर्क कार्यक्रम था और उनसे ही वो मिलना चाहते थे। दरअसल पूरे राज्य में 1 लाख से अधिक इन वार्ड सचिवों को 4.5 साल काम करने के बाद एक आदेश से हटा दिया गया है, जिससे वो नाराज हैं, बहाली की मांग कर रहे हैं और इसी सिलसिले में पटना आए थे। लेकिन वहां पुलिस ने लाठीचार्ज कर उन्हें तितर-बितर कर दिया। हालांकि कुछ प्रदर्शनकारी पुलिस वालों पर भी पत्थरबाजी करते हुए दिखे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष कुमार हैं। मनीष, क्या क्या मांगे थी और कैसे एक आदेश से इतने 1 लाख लोगों को हटा दिया गया? देखिए, करीब बिहार में 1,14,000 पंचायत वार्ड सचिव हैं, जिनके जिम्मे कई सारे पंचायती राज के कार्यक्रमों का पूरा कराना था और जिसमें नल जल योजना हो या हर गली में नाली का निर्माण का कार्य था। लेकिन राज्य सरकार ने पिछले महीने एक आदेश निकालकर इनकी नियुक्ति को निरस्त कर दिया है, उसे खत्म कर दिया है। इसके बाद ये पटना का जो गर्दनीबाग इलाका है, वहां करीब 13 दिनों से यानी 2 हफ्ते से करीब धरना पर बैठे हैं। और आज बीजेपी दफ्तर में जो उनका जनसंपर्क कार्यक्रम चलता है, जहां पर कार्यकर्ताओं से बीजेपी के मंत्री मिलते हैं, उसमें आज पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी का रोस्टर था। तो इसे जानते हुए ये जो प्रदर्शनकारी वार्ड सचिव हैं, जिनकी नौकरियां गई हैं, तो ये वहां पर धरना पर बैठे थे। करीब 3-4 घंटे धरना चला। उसके बाद पुलिस वालों ने उन्हें वहां से हटने के लिए कहा, तो उनके बीच में आपस में पत्थरबाजी हुई। बाद में पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, फिर उसके बाद भी प्रदर्शनकारी वहां से नहीं हटे तो आंसू गैस के गोले दागे गए, फिर जमकर लाठीचार्ज हुआ और अब वहां पर यातायात जो है वो सामान्य है। लेकिन इस लाठीचार्ज में कई पंचायती जो प्रदर्शनकारी वार्ड सचिव थे वो घायल हुए हैं। उनके बारे में कहा जा रहा है कि कई लोगों को चोट आई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि चूंकि प्रदर्शनकारी हिंसक थे सुशील जी, इसलिए उनके पास में और कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था। सुशील जी, शुक्रिया मनीष इस पूरी जानकारी के लिए। यूपी के कारोबारी हैं पीयूष जैन, जिनके घर से कैश नोट निकलने का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो थम नहीं रहा। 200 करोड़ रुपए अब तक बरामद हो चुके हैं उनके निवास स्थान से, कानपुर से भी और कन्नौज में उनके पैतृक आवास से भी, जहां जीएसटी इंटेलिजेंस ने छापा मारा है और 200 करोड़ से ज्यादा कैश अब तक बरामद हो चुका है। बड़ी मात्रा में सोना चांदी भी बरामद हुआ है, करोड़ों की संपत्ति के दस्तावेज बरामद हुए हैं और गुरुवार से अहमदाबाद की जीएसटी कर रही है ये छापेमारी। हालांकि पीयूष जैन को बहुत ज्यादा लोग जानते नहीं हैं और जिस गोपनीय तरीके से अपने घर में वो ये नोट संभाले हुए थे वो भी बड़ा हैरान करता है। पीयूष जैन से जुड़े गुटखा किंग के घर भी छापेमारी हुई है और कुछ ट्रांसपोर्टरों के घर भी छापे पड़े हैं। हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर है। मुकेश, ये पीयूष जैन हैं कौन जिनके घर से इतना पैसा निकल रहा है? 200 करोड़ रुपए रकम होती है बहुत बड़ी। देखिए, पीयूष जैन जो है कन्नौज के रहने वाले हैं और इनके पिता शुरुआत में केमिस्ट थे। बाद में इन्होंने जो अपना कारोबार है वो इत्र का कारोबार शुरू किया और धीरे धीरे पिछले 15 सालों में इन्होंने जो अपना कारोबार है वो सिर्फ न कन्नौज से बल्कि कानपुर, मुंबई और गुजरात तक फैला लिया। लेकिन जो कन्नौज के तमाम जो बाशिंदे हैं वो पीयूष जैन के बारे में कम ही जानते कि उनके पास इतना पैसा होगा। आमतौर पर वो उनके पास एक पुराना स्कूटर है, वो उसी स्कूटर से पूरे शहर में घूमते हैं और कपड़े भी बहुत साधारण पहनते हैं। लेकिन जब रेड हुई जीएसटी की और उसके बाद जब इतना बड़े पैमाने पर पैसा मिला, सब लोगों को मालूम चला कि पीयूष जैन के पास इतना सारा पैसा है। और कन्नौज में जो रेड हुई है वहां पर दीवारों से, बेड से, तहखाने से और तमाम जगहों से काफी सारा कैश बरामद हुआ है। हालांकि कितना कैश बरामद हुआ है ये अब तक साफ नहीं है, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी बुलाए गए हैं। वो मशीनों के जरिए नोटों की गिनती कर रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक जो गिनती है वो पूरी हो जाएगी। इसके अलावा कन्नौज के घर से काफी सारा सोना और चांदी बरामद हुई है। जो संपत्तियां हैं उनके बहुत सारे दस्तावेज बरामद हुए हैं। वहीं पीयूष जैन को जीएसटी की टीम ने कल ही गिरफ्तार कर लिया था जीएसटी प्रावधानों के तहत
और आज उनकी कोर्ट में पेशी होगी। कुछ देर पहले उनका कोविड टेस्ट हुआ है, उनकी मेडिकल जांच हुई है और कुछ देर में उनकी कोर्ट में पेशी होगी। पेशी के दौरान जीएसटी के जो अधिकारी हैं वो कोर्ट में अपनी बातें रखेंगे कि अब तक क्या क्या बरामद हुआ है और क्या कार्रवाई हुई है, इसको लेकर पूरी जानकारी कोर्ट में दी जाएगी। कोर्ट में पेश करने के बाद जो जीएसटी की टीम है वो ट्रांजिट रिमांड पर पीयूष जैन को लेकर अहमदाबाद जाएगी और वहां पर आगे की जांच होगी। तो अभी तक जो पूरी छापेमारी हुई है बीते गुरुवार से अब तक की, उसमें करीब 200 करोड़ रुपए कैश मिला है, जिसमें कानपुर के घर से करीब 180 करोड़ रुपए और बाकी का जो कैश है वो कन्नौज के घर से मिला है। लेकिन अभी भी जैसे मैंने कहा कि छापेमारी चल रही है और नोटों की गिनती जो है जारी है। जी शुक्रिया मुकेश इस पूरी जानकारी के लिए। और जीएसटी के लिए बड़ी कामयाबी है, जीएसटी के जो अफसर हैं, सदस्य हैं, इतनी बड़ी रकम बरामद होना। अब ये रकम कहां से पीयूष जैन के पास आई, ये पता लगाना अगला बड़ा काम है। नागालैंड से आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट आफ्स्पा की वापसी के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने एक कमेटी का गठन किया है जो विचार करेगी कि एएफएसपीए को हटाया जाए या नहीं। 45 दिनों में यह कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। दरअसल नागालैंड के मोन जिले में सुरक्षा बलों की फायरिंग में 14 बेगुनाह नागरिकों की मौत हो गई थी 2 दिन में, और इसके बाद से ही एएफएसपीए की वापसी की मांग यहां जोर पकड़ चुकी है। आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट यानी एएफएसपीए हटाने की मांग के जोर पकड़ने के बीच रविवार को नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो के एक ट्वीट से इन अटकलों को और हवा मिल गई। उन्होंने लिखा कि केंद्र ने नागालैंड से एएफएसपीए को वापस लेने की मांग पर विचार के लिए एक कमेटी बनाने का फैसला किया है। कमेटी 45 दिनों में अपनी रिपोर्ट देगी। नागालैंड में फायरिंग करने वाले सेना के जवानों के खिलाफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जाएगी और उन्हें तुरंत सस्पेंड किया जाएगा। नागालैंड में फायरिंग में जान गंवाने वाले 14 युवाओं के परिजनों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। माना जा रहा है कि ये फैसले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, उप मुख्यमंत्री यांथुंगो पैटन, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री टीआर जिलियांग और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा के साथ 23 दिसंबर को दिल्ली में हुई बैठक के बाद लिए गए। पिछले ही हफ्ते नागालैंड विधानसभा ने एक प्रस्ताव पास कर केंद्र सरकार से उत्तर पूर्व के राज्यों से एएफएसपीए हटाने की मांग की थी। 4 और 5 दिसंबर को नागालैंड के मोन जिले में सेना की फायरिंग में 14 निर्दोष युवाओं की मौत के बाद एएफएसपीए हटाने की मांग जोर पकड़ चुकी है। इस फायरिंग के बाद नागालैंड में काफी विरोध प्रदर्शन हुए। न्याय होने तक सैन्य बलों के साथ पूरी तरह असहयोग की बात कही गई। कांग्रेस ने इस मसले पर गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा भी मांगा। दिल्ली में अगर इस तरह की जो 14 लोग की मौत हो जाती, बम्बई में होता, कलकत्ता में होता, तो इस तरह की जो है रवैया सरकार से कभी, इस तरह की हरकत से सरकार कभी बच नहीं पाती, क्योंकि पूर्वी उत्तर भारत की बात है, तो इसलिए कोई पूरी तरीके से जो इसको नजरअंदाज किया जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट डिमांड है और डिमांड पर ही आ जाता हूं। एक तो असत्य का शहंशाह अमित शाह को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। नागालैंड में विरोध कर रहे संगठन इस मामले में गृह मंत्री अमित शाह से माफी मांगने की भी मांग कर रहे हैं, लेकिन इस मसले पर अभी तक केंद्र चुप्पी साधे हुए है। नागालैंड के ओटिंग गांव के पीड़ित परिवार इस मामले में न्याय की मांग कर रहे हैं। सरकार ने मुआवजे का प्रस्ताव दिया, अब वो नौकरी का प्रस्ताव दे रहे हैं, लेकिन इस सब से हमारा बेटा वापस नहीं मिलेगा, गांव को उसके युवा वापस नहीं मिलेंगे। हम चाहते हैं सरकार इस मामले में स्पष्टता बरते और हमें बताए कि हमारे बच्चे क्यों मारे गए। नागरिक समाज में काफी गुस्सा है, इसलिए इस मांग से पीछे हटना इतना आसान नहीं है, भले ही सरकार ने लोगों तक पहुंचने की कोशिश की हो। एएफएसपीए हटाने की मांग पर केंद्र सरकार की ओर से विचार का प्रस्ताव एक स्वागत योग्य कदम है। अब देखना यह है कि विरोध करने वाले संगठन सेना के जवानों के खिलाफ सामान्य कोर्ट में केस चलाने और गृह मंत्री से माफी की मांग की अपनी मांगों से कितना पीछे हटते हैं। दिल्ली से नीता शर्मा के साथ गुवाहाटी से रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नाम संबोधन में ऐलान किया कि अब सरकार 15 से 18 साल के बच्चों का भी कोरोना टीकाकरण कराएगी जनवरी के महीने से। इसे लेकर जो बच्चे या कहें किशोर उत्साहित हैं। उधर टीकाकरण पर सियासत भी कम नहीं हो रही। सोनाक्षी चक्रवर्ती की रिपोर्ट। मेरे प्यारे देशवासियों, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अगले दौर का खाका खुद पीएम मोदी ने खींच दिया। साफ है कि कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम अब एक खास मुकाम पर पहुंच रहा है। सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 10वीं में पढ़ने वाली सुहानी वर्मा ने अपनी खुशी व्हाट्सएप पर बताई। Yesterday, our Prime Minister addressed our nation and he told us that there will be vaccination starting for all the children and I'm extremely excited. जानकारों और डॉक्टरों के मुताबिक बच्चों के टीकाकरण का फैसला बिल्कुल उपयुक्त है। The vaccination program for the kids which has started. ऐसा समय जब हम दुनिया भर में ओमिक्रॉन की लहर तेज होते देख रहे हैं, बच्चों का टीकाकरण करना सही कदम है। बच्चों में क्योंकि एक ग्रुप था जो कि ज्यादा प्रोन था इन्फेक्शन के लिए, और इसमें यदि वैक्सीनेशन हो जाएगा तो निश्चित रूप से ये बच्चों को भी सुरक्षा कवच मुहैया कराएगा। लेकिन टीकाकरण का ये कदम भी राजनीतिक खींचतान से अछूता नहीं है। विपक्षी दल प्रधानमंत्री के ऐलान का श्रेय अपने सिर लेने में लग गए हैं। कांग्रेस के राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि केंद्र ने मेरा सुझाव स्वीकार कर लिया। शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि उन्होंने भी सरकार से ये खास आग्रह किया था। Why have you not formed a policy? आपकी नीति क्यों नहीं है 15 साल से कम के युवाओं के लिए? और वो भी तब जब आपने सुप्रीम कोर्ट को 22 जून को शपथ पत्र देकर कहा कि हाँ, हम 12 साल से ऊपर तो अभी लगा सकते हैं। हमारे हेल्थ सिस्टम। प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद अब इस बात पर विचार हो रहा है कि बूस्टर डोज या प्रिकॉशन डोज कौन सी वैक्सीन की दी जाए, वही जो पहले दी गई है या कोई नई? और क्या बूस्टर डोज के लिए सरकार समय पर सभी को वैक्सीन उपलब्ध करा पाएगी, जबकि अभी करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें पहली डोज भी नहीं लग पाई है। नई दिल्ली से सोनाक्षी चक्रवर्ती की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।